Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय सिंह आज फिर आ गया हूं आपका लेकर नया लेक्चर, आपका होस्ट और दोस्त। चलिए तो मैं आज आपको बताने वाला हूं दर्पण का अगला हिस्सा यानी अवतल दर्पण, जो कि गोलीय दर्पण का एक भाग था। क्या था? गोलीय दर्पण का एक भाग था। तो हम लोग गोलीय दर्पण के पहले भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अवतल दर्पण है। इसका दूसरा भाग कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्रतिबिंब, कोई भी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसी के बारे में देखते हैं। ये देखिए, अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हो गया आपका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम आपका है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम अगर आप देखें तो तीसरा नियम है कि मुख्य फोकस से जो किरणें होकर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये तीन नियम हैं। और किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए महज इन तीन में से दो नियमों का सेटिस्फाई करना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। अगर ये दो नियम सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए आइए चलते हैं अब कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, इस पर आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना कैसे बनता है? इसका पहला क्या है? जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। देखिए, वस्तु यहाँ पर कहीं भी डिफाइन नहीं है, इसका मतलब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है, बहुत दूरी पर है। और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसे फॉर्म होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा देख ले, या दोनों को इसी डायरेक्शन में जाने दे। दोनों मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। जहां दोनों रेखाएं मीट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका हो गया पहला। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आपका केस 1 और केस 3 सेटिस्फाई हो रहा है और प्रतिबिंब बन रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और हाँ, बता दें आप लोगों को कि आप लोग ये प्रतिबिंब बनाने के लिए किरणों को जब भेजेंगे तो स्केल का यूज करेंगे, स्केल और पेंसिल या स्केल और पेन का यूज करेंगे। क्योंकि अगर लाइन टेढ़ी हुई तो इमेज बनने में प्रॉब्लम होगी, नहीं बन पाएगा इमेज। और आप कहेंगे सर आप तो गलत बताए हैं। तो ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं दूसरे पर, पॉइंट नंबर 2 यानी बी। इस स्थिति में वस्तु हमारा कहाँ पर है? सी से दूर। कुछ बुकों में सी से दूर लिखा है, कुछ में सी से परे लिखा है और कुछ में सी और अनंत के बीच में लिखा है। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या वक्रता केंद्र से दूर, या वक्रता केंद्र से परे। तीनों चीजें एक ही हैं। इनको देखकर आप घबराइएगा नहीं। तो चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणों के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहां दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दो केस हो गए आपके, दो सेटिस्फाई कर गए। अब आते हैं थर्ड पे, सी। इस स्थिति में वस्तु हमारा कहाँ पर है? वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर है।
और आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर जो भी वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आई बात समझ में? इसमें भी वही सेम कंडीशंस और वही चीज़ हर जगह फॉलो होगा। आते हैं सी डी पे, ये दोनों सी सी हो गए, ये डी है, सुधार लीजिएगा, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में जो वस्तुएं होंगी उनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उनका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, कहाँ पर, सी से दूर, ठीक। तो जो भी डाउट होगा इसमें क्लियर कर लीजिएगा। अब पूरे उसको हम अपने लेक्चर को सारांश से यानी समरी रूप में देंगे कि कैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भी वस्तु अनंत पर होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, या इसी को कहते हैं बिंदु आकार का। देख रहे थे आप ऊपर बिंदु आकार का बन रहा था, चलिए देखिए, अच्छा ये आइए, ये देखिए बिंदुवत बन रहा है, ये एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है। और दूसरा क्या है, सी से दूर, जब वस्तु कहाँ होगी, सी से दूर होगी तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं केवल छोटा होगा, वस्तु के कंपेयर में छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब सी पर होगा तब कहाँ बनेगा, तो भी वो सी पर बनेगा और वस्तु के समान बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सी और एफ के बीच में होगा वस्तु तो कहाँ बनेगा, सी से दूर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। एफ पर होगा तो भी वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यधिक बड़ा होगा। लास्ट और अंतिम स्थिति में हम लोग आते हैं, ये आपका P और F के बीच वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। विवर्धित का मतलब कैसा है, विवर्धित मतलब सीधा होता है, सीधा यानी अत्यधिक बड़ा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। यही एक ऐसा स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो ये रही आपकी सारी स्थितियाँ। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता दें कि आप लोग गाड़ी में साइड मिरर जो लगा होता है, कौन सा मिरर लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है साइड मिरर में, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल लगा होता है या अवतल? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, और नहीं दिए तो आगे हम देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले दिन। ओके।